सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ फूड बवाल। क्या करूँ यार, मैं नाम नहीं ले सकती यार, नाम लूंगी तो पंगे हो जाएंगे, तो इसीलिए आज से वैसे बवाल दूंगा कहेंगे। देख रहे हो अब तक इतने जुगाड़ लगा के यहाँ इस दूरी तक पहुंच पाए, अब नजर मत लगा देना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस कहानी किस हिसाब से चल रही है और जिस हिसाब से इसके एनिमेशन और जो स्टोरी पिकिंग है ना, ये इतनी कमाल की चल रही है लिटरली यार। जो इसकी ऑफिशियल स्टोरी चल रही है ना अब तक नॉवेल्स में, उससे इन लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, ऑलमोस्ट हर एक लाइन टू लाइन पिक की जा रही है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो एनिमेशन टीम है ना, राइटर खुद उनके साथ इन्वॉल्व है और उसे पता है कि कौन सी चीज कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सीन जो तुम देख पा रहे हो ये खुद राइटर ने पिक की है। अब अगर तुम लोग 2D एनिमे के फैन हो और तुमने कभी अगर वन पीस के बारे में सुना होगा, और जो कि 2D एनिमे में मेरी फेवरेट सीरीज है, तो जब इसका लाइव एक्शन आया तो जो ओडा सेंसे है यानी कि शिरो ओडा जो वन पीस के राइटर है, उन्होंने खुद लाइव एक्शन में ना अपना महत्व डाला है। कौन कहाँ क्या चीज पिक की जाएगी उन्होंने खुद देखा है, उनकी इन्वॉल्वेंस रही है, तभी जाकर आज ये इतनी सुपर डुपर हिट हुई है। और बस ऐसे ही समझ लो हमारी सीरीज के साथ भी चल रहा है, जहाँ पर हर एक चीज को राइटर खुद देख रहा है। ऐसे क्या चलता है यार, फैंस के बीच में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रही है। आई नो कि तुम्हें लग रहा हो कि ये कब से बकवास की जा रही है, लेकिन ये जरूरी है और तुम्हें सुनना भी होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो जाओ और जाके पहले जो पार्ट्स है ना उनको जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि ये सीरीज का 10वां पार्ट है। तो काइंडली जाके प्रीवियस के वीडियोस को चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी में अब तक हुआ क्या है उसका मैं थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कैप्टन से मुकाबला करने के बाद ज़ूकिंग को एहसास हो चुका था कि नहीं भाई, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज भी अभी भी इसके लिए कम है, तो उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। इसीलिए वो अपने थर्ड थर्मल अपर्चर्स को ओपन करने में लग जाता है और अपने प्रोटैगनिस्ट के इस काम में जो पैट्रियार्क और जो शैडो है वो दोनों भी काफी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 7th पीक के फर्स्ट पीक का एक डिसाइपल है ना, जो कि बातें कम शायरियां ज्यादा करता है, तो यहाँ से हो जाता है। अब इसको निपटाने के लिए चलते चलते ज़ूकिंग से काफी दूर तक दौड़ा चुका था और तभी इसका सामना हमारे पीक मास्टर और फर्स्ट पीक के मास्टर दोनों से हो जाता है। अब वू जियानवू को, अब ज़ूकिंग जो कि वू जियानवू को निपटाने के लिए उसके ऊपर हमला करने जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पीक का मास्टर दोनों के ऊपर ना जो लाइफ लिंकिंग तिलिस्मान है इसे लगा देता है, जिसके चलते अगर दोनों में से कोई एक मारा जाता है सेक्ट पहुंचने से पहले, तो भाई दोनों ही मारे जाएंगे। तो यहाँ पे अब ज़ूकिंग उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सेक्ट पहुंचने से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ आखिर कैसे कोऑपरेट करते हैं, स्पेशली अपना ज़ूकिंग जिसे भाई जिसको ऑफेंड करना बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो की स्टार्टिंग भी एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट वाला पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो 7th पीक मास्टर और जो फर्स्ट पीक के मास्टर है, दोनों यहाँ पर सी कॉप्स के जो एंसेस्टर है इनसे मिलने आए थे। अब यहाँ पे इन दोनों की तो बातचीत चल रही थी और ज़ूकिंग का ध्यान भी उसी ओर था। तभी यहाँ पे जो वू जियानवू है वो तो यहाँ पर ज़ूकिंग से बातचीत करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ से आया है, क्या नाम है, लेकिन ज़ूकिंग तो यहाँ पर सीधा फर्स्ट पीक मास्टर को देख पा रहा था, जो यहाँ पर सी कॉप्स के वो जो एल्डर्स और साथ में इनका जो एंसेस्टर आया था उनसे कहने लगता है कि हमने तुम लोगों को बहुत मौके दिए, लेकिन अब तुम उन मौके के लायक नहीं, इसलिए अब तो तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। तभी यहाँ पे हवा में उसकी स्वॉर्ड फ्लाई करती है और जैसे हवा में जाती है तो आसमान से एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन नीचे की ओर आता है, जैसे कि वो अपने चारों से कंट्रोल करते साथ ही फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी तरफ चला के मारता है। अब तो यहाँ पे ये स्लैश अटैक इतना खतरनाक था कि इसके रास्ते में जो भी चीजें आती है ना, ये उन्हें बीच से स्प्लिट करते हुए सीधा इन लोगों से जा टकराता है। और पलक झपकते ही उनमें से एक बंदे से ये हिट जैसे ही होता है ना, तो वो ऑन द स्पॉट जमीन पे नॉकआउट हो चुका था। अब उसकी बॉडी की क्या हालत हुई थी ये तुम ही समझ जाओ। तभी यहाँ पे उसे गिरता हुआ देख करना जो पैट्रियार्क है वो ज़ूकिंग से कहने लगता है कि मास्टर जरा देखो, ऊपर से कुछ गिर रहा है। अब यहाँ पे अपना जो शायर है यानी कि जियानवू, वो शायरी करते हुए कहने लगता है कि ये असल में कोर फॉर्मेशन का ऐसा यूजलेस कल्टीवेटर है जिसे कि मेरे मास्टर ने पलक झपकते ही निपटा दिया। यहाँ पे ज़ूकिंग देख कर ही पहचान चुका था कि ये कोर फॉर्मेशन का सी कॉप्स क्लैन का एक कल्टीवेटर है। ज़ूकिंग के दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि यार अगर मैं इसकी सोल को रिफाइन कर पाया तो इसका फायदा मुझे कितना मिलेगा। बस फिर क्या, इमीडिएटली वो पहुंच जाता है उसे हंट करने के लिए और उसे जाता हुआ देखकर जियानवू कहने लगता है शायरी अंदाज में कि यार क्या कर रहे हो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है, खतरा बहुत ज्यादा है, आसमान में बहुत से ट्रेजर्स हैं, ए नादान परिंदे रुक जा। लेकिन ज़ूकिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को एक्टिवेट कर चुका था और फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ एक्सेलरेट करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ इसकी जो बची कुछ जान थी ना वो भी ऑलमोस्ट जाने लगती है और तभी उसकी बॉडी में जो क्रैक बनता है उसके अंदर से कोर फॉर्मेशन सी कॉप्स का रेमिनेंट सोल बाहर निकलता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि रेमिनेंट सोल होने के बावजूद भी इसकी कल्टीवेशन ज़ूकिंग से बहुत ज्यादा थी और वो आते साथ ही अपनी ऑरा को इसके ऊपर फैलाना शुरू कर देता है, अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था। और तभी वो उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। ज़ूकिंग जानता था कि अगर उसे ये चाहिए तो उसे अपना पूरा ऑल आउट देना होगा और वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, जहाँ सबसे पहले इन सारे जो छोटे छोटे जो स्कल्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने सी ड्रैगन वेल को सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो रेमिनेंट सोल था ना वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को डिसअपीयर कर देता है, जिसका बैकलैश यहाँ पे ज़ूकिंग को फील होता है, विच मीन्स कि यहाँ पे जियानवू को भी फील होता है। और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए
कहने लगता है कि नादान परिंदा संभल जा जरा, फिर तो गलतियां करने चला, तुझे मरना है तो मर, लेकिन मुझे छोड़कर। अब तभी यहाँ पर अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर भाई पीछे से हमला हो जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो खुद भी इस अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। सामने और पीछे दोनों से हमला होता है, लेकिन तभी जियान वो बीच में आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से ना एक शील्ड को बनाते हुए कहने लगता है कि इसको तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अपने पीक मास्टर को भाई मन में बहुत कोसता है कि इसने क्यों ये लाइफ लिंकिंग तिलिस्मान मुझ पे लगाया। अब तभी ज़ू किंग हवा में जंप करते हुए सीधा उसके सिर पे लैंड करता है और फिर वापस से जंप करते हुए अपने स्पिरिचुअल सी रोड द हेवेंस नाम की टेक्निक का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे ये अटैक भी वो जो रेमिनेंट सोल था ना बहुत इजीली उसे डॉज कर लेता है, रोक लेता है। और यहाँ पर इसका बैकलैश ज़ू किंग और यहाँ पे जियान वो दोनों को फील होता है। ये देखकर वो और भड़क चुका था, लेकिन ज़ू किंग वो तो ठान चुका था कि इसको तो मुझे हासिल करना ही है, तो वो वापस से हमला करने जाता है और बेचारे जियान वो को ना चाहते हुए भी उसकी मदद करनी पड़ती है। इस दौरान रास्ते में जितने भी छोटे छोटे ऑब्स्टकल्स के जरिए से यहाँ पे वो रेमिनेंट सोल जैसे ही ज़ू किंग के ऊपर हमला करता है, तभी बीच में जियान वो के ये जो स्वॉर्ड्स थे जो कि 10,000 स्वॉर्ड्स थे आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसे रोक लेते हैं और ज़ू किंग का काम आसान हो जाता है। हर एक चीज को वो उसके लिए डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर को यूज करने के चलते जो यहाँ पे ये सोल था ना इसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी थी। ज़ू किंग समझ चुका था कि एक आखिरी स्ट्राइक और इसका खेल खत्म। वो अपनी बची कुछ धर्मा पावर का यूज करते हुए यहाँ पे एक सिंगल स्ट्राइक को करने के लिए रेडी था और जियानो की तरफ देखकर कहने लगता है कि तुम्हें भी मदद करनी होगी। जियानो जानता है कि हाँ जब तक ये नहीं मरेगा मैं चैन से सांस ले ही नहीं सकता, तो वो भी यहाँ पे अपने जायंट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन को रेडी कर लेता है, जैसे कि 9 रेवोल्यूशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि स्वॉर्ड आर्ट ऑफ फर्स्ट पीक का एक एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे एक तरफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन का ये यूज करता है, दूसरी तरफ ज़ू किंग चिल्लाते हुए ताई कांग स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और भाई दोनों चिल्ला के मारते हैं। ये इतना खतरनाक और तगड़ा वाला स्ट्राइक था कि भाई यहाँ पर उस सोल को ना ये ऑलमोस्ट मार चुके थे, ऑलमोस्ट बिल्कुल एकदम ना अधमरा सा कर चुके थे। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये जो सोल थी ये वापस से खुद को यहाँ पे रिफॉर्म करना शुरू कर देती है, जो देखते साथ ही पैट्रिया कहने लगता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें जल्द से जल्द इसे मारना होगा क्योंकि अभी अपने बॉडी के अंदर जाने के लिए तैयार कर रहा है खुद को। लेकिन ज़ू किंग की भाई सटक चुकी थी। वो यहाँ पे फेंडिश फायर सोल डिवोरिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसके जरिए से वो उसकी सोल को हंट करने वाला था, जिसके बाद भाई एक स्ट्राइक और यहाँ पर उसकी सोल को वो एक्सट्रैक्ट कर चुका था। यहाँ पे उसकी एक कोर फॉर्मेशन की सोल को रखने के बाद उसका जो स्टोरेज बैग था वो भी ज़ू किंग रख लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जियान वो भाई इसकी तलवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बेचारा यहाँ पर रोने लगता है, कहने लगता है कि ये तो मेरी पहली मोहब्बत थी, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ज़ू किंग तो स्टोरेज बैग के साथ बिजी था, जिसके अंदर उसे वही फेमिलियर सा बॉक्स नजर आता है। अब यहाँ पे ज़ू किंग इन सारे सामान को लेकर चेक करने के लिए अपनी धर्मा बोर्ड की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पे जो जियान वो था वो कहने लगता है कि इसे क्या लगता है कि ये मुझसे ऐसे ही चला जाएगा। तो वो अपनी शायराना अंदाज में कहने लगता है कि देखो इसके लिए हम लोगों ने जान माल सब कुछ लगाया है, तो जो भी लूट का सामान मिला है वो तो दोनों का होगा ना, तुम सब कुछ अकेले कैसे रख सकते हो, मेरी बात सुन भी रहे हो। ये कहते हुए वो उसका पीछा करता है, लेकिन धर्मा बोर्ड का बैरियर उसे अंदर आने से रोक देता है। अब ज़ू किंग उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे जियान वो यार वो भी बहुत शातिर था। वो अपनी स्वॉर्ड को ना गर्दन पे रखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे ना तो फिर समझ लो मैं खुद को मार दूंगा और जिसके बाद तुम भी मारे जाओगे। अब ज़ू किंग मन में कहने लगता है कि अच्छा बेटा मुझसे होशियारी, तभी वो उसे अपने बोर्ड में आने देता है। मतलब जरा ये सीन देखो गाइस, जहाँ पे ये ना जियान वो दौड़ते हुए आता है और किसी छोटे बच्चे की तरह टेबल पे बैठ जाता है कि हाँ हाँ अब मुझे भी कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे स्टोरेज बैग को ना ज़ू किंग इसके सामने खोल के रख देता है। अब तभी उसके अंदर से कुछ यहाँ पे स्टोन्स और साथ ही वो मिस्टीरियस सा बॉक्स और एक गोल्डन कलर का फेदर नजर आता है। अब इसे देखते साथ ही इन दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है और फिर ज़ू किंग यहाँ पे उस बॉक्स को देखे जा रहा था, लेकिन तभी ज़ू किंग की नजर उस बॉक्स पे जाती है जिसके बारे में वो जानना चाहता था। लेकिन वो अगर सीधे मुंह इससे पूछेगा तो ये कभी भी नहीं बताने वाला, तो वो जानबूझ के उस फेदर को चूज करता है और जो जियान वो था वो उस बॉक्स को। और जियान वो कहने लगता है कि देखो मैंने अपनी जान दांव पे लगाई है तो तुम ये सारी चीजें रख सकते हो। यहाँ पे ये सारी बातें वो शायरियों में करता है, जैसे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़ू किंग समझ पाता है। तभी वो कहने लगता है कि क्या तुम इस बॉक्स को रखने वाले हो, जिस पे वो शायराना अंदाज में कहने लगता है कि हाँ पहाड़ टूट पड़े थे, हेवन ने अपना ब्लेसिंग अर्थ को दिया। अब यहाँ पे बकवास सुनते साथ ही ज़ू किंग किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ ना ऐसा घूरने लगता है। तभी वो कहने लगता है कि मेरा मतलब ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि कल्टीवेटर की इच्छा है, तुम इसे विश बॉक्स कह सकते हो। एक ऐसा बॉक्स जिसे कि जो पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने अपनी एंशिएंट लेगेसीज को इसके अंदर ट्रैप करके रखा है। लेकिन ज्यादातर जिन कल्टीवेटर्स को ये मिला है ना उन्होंने तो बस ट्रेजर्स या फिर कोई मामूली चीजों के लिए इसे अपनाया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसके अंदर असली चीज क्या है। और तुम्हें पता है इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 बॉक्सेस को ओपन कर चुका हूँ जिसमें मुझे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है कि इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और पता है इसे ओपन करना भी बहुत ईजी है, तुम्हें बस अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इसे थोड़ा सा नर्चर करना है। और इस बॉक्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये ऑलरेडी आधे से ज्यादा नर्चर हो चुका है और बस फिनिशिंग नोट पे आ चुका है। मैं बस थोड़ी सी अपनी पावर के जरिए से इसे नर्चर करूंगा और फिर ये ओपन हो जाएगा, और इसी के चलते इसे विश बॉक्स कहा जाता है। अब ज़ू किंग को सारी बात पता चल चुकी थी कि इसे कैसे ओपन करना है और ये चीज है तो है क्या। अब यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के चलते वो इस बॉक्स को ना ऐसे लेने देता है। अब यहाँ पे हम देख पाते कि जो जियान वो है वो सीधा इस काम में लग चुका था, सीधा रूफ टॉप के
ऊपर जाकर इसे ओपन करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ उसे जो कोर वाली सोल मिली थी ना, उसे रिफाइन करते हुए अपने धर्म ऑपरेशंस को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। अब दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। इस दौरान ज़ुकिंग फाइनली जो 20 धर्म ऑपरेशंस है उन्हें ओपन कर चुका था। अब इस दौरान ज़ुकिंग प्लान बना चुका था कि सबसे पहले सेक्ट जाऊंगा, तिलिस्मान को अंडू करूंगा, यानी कि जो इनको कनेक्ट करके रखा है इसे उससे हटाना है, और जिसके बाद ये वापस से सोल को हंट करने का काम शुरू कर देगा ताकि फ्लेम ऑफ लाइफ को वो जल्द से जल्द एक्टिवेट करते हुए आगे की ओर अपग्रेड कर पाए। इस दौरान यहाँ पे जियान वू का वो जो बॉक्स था वो भी कम्प्लीटली ओपन हो चुका था, यानी कि नर्चर हो चुका था। और जैसे वो ओपन करता है ना, तो इसके अंदर से उसे इंपीरियल सोवरीन की जो लेगेसी ऑफ शुआन यू है वो मिलती है। और इसे देखते साथ ही वो उस बॉटल को जैसे ओपन करता है तो भाई इसके स्मेल को लेते साथ ही वो उस बॉटल को बहुत ज्यादा किस करता है और कहने लगता है कि फाइनली हेवन ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दी। अब यहाँ पे उस स्मेल को लेते साथ ही वो क्रीपी सा फेस बनाता है। यहाँ पर ज़ुकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी स्मेल है क्या, जिसके चलते वो इतना अजीब सा भद्दा सा फेस बना रहा है। तो यहाँ पे पैट्रियार्क भी अपनी नाक को पकड़ते हुए कहने लगता है कि पता नहीं क्या बवाल चीज है। अब तभी वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें बताया गया था कि मैं जो कि शुआन यू एपॉक से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे पैदा हुआ था और जो एंशिएंट एम्पर है उन्होंने मुझे दाओ से मिलवाया। दाओ क्या होता है उन्होंने मुझे बताया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अज़ार गॉड बचा है या नहीं, या फिर ये चीज किससे मिलती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई मेरे वंश को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये उसके लिए है। अब यहाँ पे जैसे ही वो इस चीज को रीड करता है ना, वो समझ जाता है कि यार इस बॉटल में क्या है। यार वो देख के हैरान था कि भाई ओ भाई क्या एपिसोड लाइक यार क्या सोच के बनाया होगा। यहाँ पे जियान वू का चेहरा देखने लायक था। वो कहने लगता है कि क्या, जिसके बाद उस लेटर में आगे लिखा हुआ था कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे वंश को आगे बढ़ाया जाए और ये सारी चीजें मैंने जो लेटर जनरेशन के लोग हैं उसके लिए छोड़ के रखा है। तभी यहाँ पे ज़ुकिंग की एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या मिला उस बॉक्स के अंदर। यार हंस के मेरा पेट दुख रहा है। अब ज़ुकिंग का ये सवाल सुनकर ना जो जियान वू है वो कहने लगता है कि नहीं बहुत अच्छी चीज मिली है मुझे। बट सडनली यहाँ पे वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि यार मैं बड़े मजे से स्मेल कर रहा था। अब यहाँ पे वो उल्टियाँ कर रहा था कि तभी पास में से एक शिप गुजर रही थी जो कि देखते साथ ही जियान वो भाई सबको छोड़ छाड़ के बिल्कुल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे उन सभी लेडीज के सामने ना जो कि उस शिप पे सवार थी उनके सामने फ्लैक्स मार रहा था। तभी यहाँ पे वो देखते साथ ही कहने लगती है कि ये देखिए ये तो फर्स्ट पीक के 9th हाइनेस है, सो हैंडसम यार, ये तो जियान वो है। यहाँ पे तभी पैट्रियार्क कहने लगता है कि भाई इसने इतनी जल्दी कपड़े कब बदल दिए, लड़कियों को देखते साथ ही मर्दों को हो क्या जाता है। अब यहाँ पे ये लोग सेक्ट के बहुत करीब पहुंच चुके थे और जैसे जैसे करीब जाते हैं धीरे धीरे करके इनके हाथ पे वो जो लाइफ लिंकिंग तलिस्मान का जो लोगो यहाँ पे नजर आ रहा था, जो मार्क नजर आ रहा था, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। अब जैसे ये लोग जियान वो को ढूंढने लगते हैं तो जियान वो यहाँ पर वापस से शायरिया करते हुए यहाँ से अपने स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा अपने सेक्ट की ओर चला जा चुका था। अब तभी यहाँ पे जाने से पहले उसने एक मैसेज छोड़ा था जिसे देखकर ज़ुकिंग खुद भी हैरान था कि आखिर उसने ये काम कब छोड़ा है। लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि यार ब्रदर, हम दोनों सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो एक दूसरे से ऐसे जाने दुश्मनी रखने का कोई फायदा है नहीं। तभी यहाँ पे ज़ांग सांग का भी उसे मैसेज आता है जो कि उसे कहने लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी यहाँ पे ज़ुकिंग पहुंच जाता है और कैप्टन जो कि यहाँ पे आते साथ ही खाना शुरू कर देता है। उसे देखकर ज़ुकिंग कहता है कि बताइए क्या है, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि मैंने थोड़ी, वो तो ज़ांग सांग ने बुलाया है, उससे पूछो। जिस पे ज़ांग सांग कहने लगता है कि कैप्टन ज़ुकिंग, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है, सच में मेरे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम लोग बहुत सारा पैसा छाप सकते हैं, तो बताओ क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे। अब पैसे की बात सुनते साथ ही कैप्टन के कान तेज हो जाते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बैठते हुए कहता है कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से सुना है कि जो जंग है ना सी कॉप्स क्लैन और जो 7th आई ब्लड है इनके बीच बहुत जल्द होने वाला है, तो जिसका मतलब सप्लाईज की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। कैप्टन कहने लगता है कि ये मत कहना कि तुम पहले सप्लाईज को अपने पास होल्ड करना चाहते हो और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो तुम दुगनी कीमत में बेचोगे। हाँ तुम यहाँ पे जमाखोरी करना चाहते हो, वो भी अपने कैप्टन के सामने। जिसमें वो कहने लगता है कि यार हम कोई आम इंसान को थोड़ी लूटने जा रहे हैं, जिनके पास पैसा होगा वही खरीदने आएगा, तो सोचो पैसा किसके पास है। जिसमें दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और ज़ांग सांग कहता है कि हाँ सेक्ट के पास, और सेक्ट ही हमसे खरीदने आएगा। अब यहाँ पे वो अपना सारा प्लान विस्तार से बताने लगता है, जहाँ मैप को ओपन करते हुए बताने लगता है कि सी कॉप्स रेस के साथ ये जो वॉर होगी उसमें हर एक सेक्ट को हिस्सा लेना ही पड़ेगा और 7th पीक के पास ज्यादा पोर्ट्स नहीं है, जिसका मतलब इन्हें सप्लाईज के लिए इन्हें बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन क्या हो अगर हम बाकी 3 पोर्ट्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा पोर्ट क्रिएट कर दे, तो फिर सेक्ट की फर्स्ट चॉइस यही होगी और उनको यहीं से अपना ट्रांसपोर्ट करना होगा। ये सुनकर भाई दोनों समझ आते हैं कि हाँ आइडिया तो मस्त है। तो यहाँ पे ज़ांग सांग कहने लगता है कि सारी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स मैंने देख लिया है, मैंने कर लिया है, 3 महीने के अंदर हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं और फिर 1 साल के अंदर जो पैसा हम लगाएंगे ना उसका डबल से भी डबल हमें मिलेगा। अब बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हारे जो रिसोर्सेज है, तुम्हारे जो पैसे हैं, वो सब कुछ मुझे दे दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अब यहाँ पे दोनों जानते हैं कि ज़ांग सांग की जो प्लानिंग्स होती है वो कितनी कमाल की होती है और उनकी कैलकुलेशन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो कैप्टन उससे बस इतना कहता है कि पहले ये बताओ कि ये जो रेवेन्यू होगा ये हम कैसे स्प्लिट करेंगे। जिस पे वो बताता है कि मैं 40% रखूंगा और तुम दोनों 30% और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1
साल के अंदर तुम लोग 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कमाओगे बैठे बैठे, कुछ नहीं करना है बस। अब 3 मिलियन यानी कि 30 लाख स्पिरिट स्टोन्स का सुनते साथ ही कैप्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुर्सी छोड़ के कहने लगता है ये क्या पागल हो गए हो इतने ज्यादा। यहाँ पे जू किंग भी 3 मिलियन का सुन के हैरान था। तो यहाँ पे ज़ांग सान कहने लगता है कि तो बताओ क्या तुम दोनों मेरे साथ हो, जिस पे भाई दोनों इमीडिएटली कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग सारे काम में लग चुके थे और यहाँ पर जो भी चीजें जरूरत थी ना सब कुछ मंगा लिया जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। इस दौरान कैप्टन ज़ांग यान के आइडिया को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस थे। ज़ांग बताने लगता है कि ये जो जगह देख रहे हैं ना यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट डिवीजन का ब्रांच बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे ये लोग उस पोर्ट को बिल्ड कर रहे थे जिससे जू किंग, कैप्टन और ज़ांग तीनों के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। और यहाँ कैप्टन उससे कहने लगता है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या तुमने ये न्यूज चारों ओर फैला दी कि जू किंग ने इन्वेस्टमेंट किया है। जिसपे ज़ांग कहने लगता है कि वैसे कैप्टन आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हो। जिसपे वो जू किंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता हैंडसम लोगों को कुछ ज्यादा ही एडवांटेज मिलता है। जिसपे यहाँ ज़ांग को बात समझ आ जाती है। तभी यहाँ सिस्टर गु आ जाती है और आते साथ ही पूछने लगती है कि एक्सक्यूज मी क्या यही फोर्ट 176 है। अब सिस्टर गु को देखते साथ ही यहाँ पे ज़ांग उसके आसपास मंडराने लगता है, लेकिन वो तो उसे हाय हेलो करके सीधा जू किंग के पास चली जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक शॉप को बाय करना चाहती हूँ जहाँ पे फार्मालॉजी के बारे में तुमसे डिस्कस भी कर सकती हूँ और यहाँ पर मेरी एक शॉप भी होगी जहाँ पर मैं उन सारी चीजों को सेल करूंगी। और जहाँ पे आपका बर्थ हाउस होगा ना और जहाँ पे आपका बर्थ होगा बिल्कुल उसके पास में ही मुझे वो जगह चाहिए। जिसपे वो मान जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही ज़ांग बीच में कुछ बोलने आता है ना कैप्टन पकड़ के उसे साइड कर लेता है और कहने लगता है कि बेहतर ये होगा कि तुम अकाउंटिंग के मामले में फोकस करो जिसमें तुम बेहतर हो। अब इस दौरान यहाँ जो लेडी दिंगशु थी वो आ जाती है अपने लोगों के साथ और आते साथ ही कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर्स मैं यहाँ पर 3 शॉप्स को बाय करना चाहती हूँ। और भाई जैसे उसकी नजर सिस्टर गु पे जाती है ना दोनों एक दूसरे के ऊपर से नीचे तक घूरने लगती है। अभी यहाँ पे कैप्टन और ज़ांग दोनों उसके मजे लेते हैं और मन में कहने लगते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब दिंगशु के साथ जो लेडीज आई थी वो कहने लगती है कि अच्छा तो ये है जू किंग, कितना हैंडसम है यार। तभी ज़ांग बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो आपको 3 शॉप्स चाहिए, वैसे आप क्या बेचना चाहेंगी। जिस पे दिंगशु बिल्कुल ऑन द स्पॉट आती है, बिल्कुल मुद्दे पे कहती है कि मैटर नहीं करता भाई क्या मैं बेचूंगी, मुझे बस मेरे जो 3 शॉप्स होंगे वो जूनियर ब्रदर जू किंग के करीब होने चाहिए। तभी सिस्टर वो बीच में आती है और कहने लगती है कि मैं जो शॉप ओपन करना चाहती हूँ उसके लिए शायद ये जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मुझे 5 शॉप्स चाहिए। ये सुनकर तभी दिंगशु आगे आती है और कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, शायद मुझे भी लगता है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं, तो मुझे 10 शॉप चाहिए। अब दोनों यहाँ पे जू किंग के चक्कर में भाई लड़ने लगती है और तभी ज़ांग बीच बचाव के लिए आता है, लेकिन ये लोग तो इसे ही मार के साइड कर देती है। और तभी यहाँ पर कुछ हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं जिन्हें देखकर जू किंग स्माइल करता है और तभी वो लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तो क्या यही है पोर्ट 176। लेकिन तभी पीछे से फैट गाय आकर सामने वाले बंदे को मार के लिटा देता है। कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चलने की। अगर सीनियर सिस्टर ने देख लिया तो वो तो यही सोचेंगी कि तू मेरा बॉस है। तभी वो जू किंग के पास जाकर कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर जू किंग मैंने सुना कि तुम यहाँ पे एक पोर्ट ओपन कर रहे हो, तो जाहिर है मैं तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। मैंने पूरे के पूरे 7th पीक के जो प्लॉटेज डिपार्टमेंट है उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। जिसपे उसके चमचे तालियां बजाने लगते हैं, पर पीछे से यहाँ पे एक बंदा आकर फैट गाय को धक्का दे देता है और कहने लगता है कि मोटे सामने से हट जा। अब यहाँ पे वो अपने स्पिरिट टोकन्स को दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं सीनियर सिस्टर दिंगजी के लिए यहाँ पे 20 दुकानें खरीदना चाहता हूँ। अब ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड थे। तभी यहाँ पे जो दो मई समेत जो बाकी सारे लोग हैं वो भी आ चुके थे। अब यहाँ पे वुल्फ भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। सभी लोग यहाँ पे जगह के लिए फाइट कर रहे थे, जो देखकर जो आसपास के लोग थे ना वो लोग भी सोच में पड़ जाते कि ये तो अभी नया नया पोर्ट है, तो आखिर ये लोग इसके लिए लड़ क्यों रहे हो, क्या ये वाकई में फ्यूचर में इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। तब यहाँ पे एक ओल्ड मैन कहने लगता है कि यार ये होमिसाइड डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनका पोर्ट है, तो जरा सोचो अगर होमिसाइड डिपार्टमेंट इसे बैकअप दे रहा है तो ये जरूर से सेफ होगा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होगा फ्यूचर में। अब यहाँ पे सभी लोगों की भीड़ लग चुकी थी, सबके सब यहाँ पे शॉप बाय करना चाहते थे। और यहाँ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ांग सान कहने लगता है कि यार मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, ऐसे तो माला माल हो जाएंगे, एक वीक के अंदर इतने सारे इन्वेस्टर जुड़ जाएंगे, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब तभी यहाँ पे वो जू किंग को देखकर कहने लगता है कि वैसे जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा तुम हमारे स्टार अट्रैक्शन हो। तभी यहाँ पे कैप्टन कहने लगता है कि बताओ आगे तो इतने सारे स्पिरिट स्टोन से जू किंग क्या करोगे। जिसपे वो कहता है कि मैं अपने थर्मापोर्ट को अपग्रेड करूंगा और उसके लिए मटेरियल्स और ट्रेजर्स को बाय करूंगा। जिसमें कैप्टन कहता है कि इसका तो मुझे भी पता है, लेकिन इसके अलावा तुम क्या करोगे। अब तभी यहाँ पे जू किंग सोच में पड़ जाता है और सेम सवाल उसने यहाँ पे फैट गाय से भी किया था जो उसका काफी अच्छा दोस्त है कि अगर तुम कभी अमीर बन गए तो तुम क्या करोगे। जिसपे भाई इसका जवाब मतलब क्या स्वैग है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि अगर मैं कभी अमीर बन गया तो मैं क्या करूंगा। वैसे सच बताऊं तो मैं कभी गरीब था ही नहीं, तो इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। भाई क्या जवाब है ये, बिल्कुल जू किंग को आड़े हाथों लिया था इसने अनजाने में ही से। अब जू किंग कहने लगता है कि माफ करना कि मैंने ये सवाल किया। जिसपे तभी वो कहने लगता है कि वैसे ऐसी बात नहीं है, इनके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद पैसा आ जाए वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद करना चाहिए, जिन लोगों की वो केयर करता है उनकी वो मदद करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहेगा, है ना। और ये चीज मैंने फील की जब मैंने तुमसे वो स्पिरिट बीनीथ लैंप लिया और उसे जब मैंने सीनियर सिस्टर को दिया ना, वो बहुत
बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे फील हुआ कि हाँ मैं कुछ कर पाया और सच में मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिस्टर उस लैम्प को पाके खुश नहीं थी, बल्कि वो इस वजह से खुश थी कि किसी ने उनके बारे में इस हद तक सोचा। और ये जो सेंटिमेंट है, ये जो फीलिंग है ना, ये प्राइसलेस है। अब ज़ूकी को समझ आ चुका था कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पे दिन रात एक करके ये लोग काम कर रहे थे, सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे थे और फाइनली यहाँ पर इनका पोर्ट बनके रेडी हो चुका था और जिसका जो उद्घाटन है वो नेक्स्ट डे होने वाला था। लेकिन उस एक रात पहले तक ना ये तीनों यहाँ पे मौजूद थे। साथ ही इन्विटेशन कार्ड्स को भी ये लोग स्प्रेड कर चुके थे और यहाँ पर बचे कुछ जो कार्ड्स थे ना वो अभी भी बचे थे। तो यहाँ कैप्टन ज़ूकी की तरफ देखकर कहने लगता है कि ये जो बाकी सारे इन्विटेशन टोकन है ये तुम्हारे हैं, तुम जैसा चाहो बुला सकते हो। अब पता है लास्ट के जो टोकन है ना, उनको अगर तुम बेचोगे तो भाई बहुत ही कीमत में बिकेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्लॉट्स हैं। तो बताओ, अब इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ज़ूकी उन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन कैप्टन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि लेकिन तुम इसके लिए मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। जिस पर ज़ूकी उनका हाथ छुड़ाते हुए सारे टोकन्स रखता है और कहने लगता है कि ये मेरे हैं, क्योंकि मैं भी पार्टनरशिप में हूँ। अब ये कहते हुए ज़ूकी चला जाता है और कैप्टन देख के हैरान था कि यार इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। तभी यहाँ पे रात के सीन में हमें ज़ूली को दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट को देख रही थी और कहने लगती है कि सच में क्या कमाल का पोर्ट है। बहुत से लोग तो ऐसी जगह अपनी पूरी जिंदगी में देख तक नहीं पाते, अचीव करना तो दूर की बात। मास्टर मानना पड़ेगा आप कमाल के हैं। अब तभी यहाँ पे ज़ूकी उसकी तरफ देखने लगता है कि तभी वो कहने लगती है कि माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब यहाँ पे ये जो इन्विटेशन टोकन थे ना, इनकी खासियत ये थी कि जिसको भी ये टोकन मिलेगा ना, जो लास्ट के हैं, उन्हें एक फ्री स्पॉट भी दिया जाएगा, यानी कि रहने की एक जगह भी होगी। तो यहाँ पे ज़ूकी उसे ये टोकन देता है, कहने लगता है कि कल जो रिबन कटिंग होगी ना, उसका ये इन्विटेशन है, तो अगर तुम चाहो तो इसे यूज कर सकती हो या फिर चाहे तो इसे बेच सकती हो, तुम्हें इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। अब उस टोकन को पाकर ना वो इमोशनल हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पे जो पैट्रियार्क था वो एक टोकन ले जाकर यहाँ पे फैट गाय और सेकंड हाइनेस को दे देती है। यहाँ पे जैसे इन्विटेशन को वो देखती है ना, तो वो खुद भी सरप्राइज थी। अब यहाँ फैट गाय कहने लगता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसी एक टोकन वो ज़्याओ किंगपेंग और फिर एक टोकन वुल्फी को भी दे देता है और ऐसे ही अपने पुराने दोस्तों को वो एक एक टोकन दे देता है, जिसके चलते वो लोग भी भाई बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ज़ूकी उनके बारे में कितना कुछ सोचता है। अब तभी ज़ीमी जो कि अपनी धर्मा बोट के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और कहने लगती कि अगर मैं रोज का एक वक्त का खाना खा पाऊँ तो भी मैं पूरे साल भर में 100 स्पिरिट स्टोन्स को नहीं बना पाऊंगी, जिसके जरिए से मैं खुद के धर्मा बोट को कभी भी नहीं पा सकती। लेकिन इस टोकन को पा करना वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। अब यहाँ पे जो ज़ूलू थी वो ज़ूकिंग से सवाल करती है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ूकिंग को खुशी फील हो रही थी कि उसने अपने लोगों की मदद की। इस रूथलेस दुनिया में उसने किसी को अगर 2 पल की खुशी दी है ना, तो उससे उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था अंदर से। अब यहाँ पे उद्घाटन का दिन आ चुका था, सभी लोग मौजूद थे और यहाँ कैप्टन की गैर मौजूदगी में ना ज़ूकिंग और जो यहाँ पे ज़ाना-सान थे वो लोग उसकी फिक्र कर रहे थे कि यार इतने इंपॉर्टेंट दिन में वो कहाँ चला गया। यहाँ पे उद्घाटन हो चुका था, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और ज़ूकिंग खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने इस दुनिया में कदम रखा था वो अकेला था और जिसके बाद से लेकर अब तक वो सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। लेकिन कब उसने इतने सारे लोगों के साथ दोस्ती बना ली, उसकी एक छोटी सी फैमिली जैसी बन चुकी है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसे खुद भी इस बात का पता नहीं चला। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे ज़ूकिंग ज़ांग-सान से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर कांग्रेचुलेशन, फाइनली हमने कर दिखाया। अब तभी सीन शिफ्ट होता है जिसपे वो भी उसे कांग्रेचुलेट करता है और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है और 7 ब्लड आइज का जो मीटिंग है उसका सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे पीक मास्टर मौजूद थे और यहाँ पे जो पीक मास्टर है वो सबसे सवाल करते हैं कि बताओ वॉर की क्या तैयारी चल रही है। अब 7 ब्लड आइज के जो फर्स्ट पीक, सेकंड पीक और जो बाकी के मास्टर्स है ना, वो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां शो कराते हैं। जब फर्स्ट पीक बताने लगता है कि हाँ हमारे लोग वॉर के लिए तैयार है, सेकंड पीक मास्टर बताने लगती है कि हाँ हमने भी पिल्स को रिजर्व करके रखा है अगले 1 साल तक के लिए। अब तभी यहाँ पर सारी तैयारी होने के बाद जो पीक मास्टर है वो कहने लगते हैं कि हमारा जो सेक्ट है वो इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे लोग हैं, सब कुछ तैयार है और इससे बेस्ट टाइमिंग शायद ही कोई और हो सकती है। तो चलो फिर एंसेस्टर को यहाँ पे बुलाया जाए। अब यहाँ पे ये लोग एंसेस्टर को मैसेज पहुंचा देते हैं, जहाँ एक रे ऑफ लाइट निकल कर सीधा जो 7th पीक का बेल है उससे ये जा लगता है, जिसके चलते यहाँ पर एक तेज साउंड निकलती है और इसे सुनकर सभी लोग समझ आते हैं कि एक बहुत बड़े जंग की शुरुआत होने वाली है। ज़ूकिंग भी इसे सुनता है और वो समझ आता है कि ज़ांग-सान ने सही कहा था, वॉर बहुत ही जल्द नजदीक है। जिसके बाद यहाँ पर इनके एंसेस्टर की आवाज इन सभी को सुनाई देती है और यहाँ पर उसका एक फिगर बनता है जिसके फेस को देखकर सभी लोग एकदम सहम से उठते हैं और वो कहने लगता है कि 7 ब्लड आई के डिसाइपल्स, हम लोग जंग के बहुत ज्यादा करीब हैं और अब बहुत ही जल्द 2 बड़े सेक्ट के बीच में ये मेजर बैटल शुरू होने वाली है। अब गाइज इसी सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइज वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।